अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर जी.एम. बाबर। प्रीवियस आर्टिकल में हमने बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा और उसके साथ फाइलेटिक लाइनेज पढ़ा। आज हम बात करने लगे हैं बियोलॉजिकल मेथड के हवाले से। बियोलॉजिकल मेथड इज बेसिकली ए साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है, या हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब कोई गजल हो सकती है, कोई नज़म, कोई नसर पारा, कोई तहरीर, कोई अफसाना, कोई अफसानचा। एक शेर मीर तकी मीर का, उस्ताद शायर मीर तकी मीर से माजरत के साथ, नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, क्या ही उम्दा शेर। और एक बड़े उस्ताद का शेर, अब इसको थोड़ा सा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इसको कहते हैं कि एक इस्तारा इस्तेमाल किया मीर तकी मीर ने खूबसूरत खातून के, अपनी महबूबा के होंठों के हवाले से कि नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो हम क्यों ना इसका कंपैरिजन कर लें कि क्या वाकई ही एक गुलाब की पंखड़ी और एक खातून की लिप्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल, और हमें चाहिए साथ उसके एक माइक्रोस्कोप। हमने स्लाइड बनाई जी एक रोज पेटल की, जिसे पंखड़ी कहा जा रहा है उर्दू में, और रोज पेटल की जो हमने एक स्लाइड बनाई और उसको जब ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें ये जो रोज पेटल है इसके सेल्स जो नजर आए वो बेटा इस तरह से नजर आए। दे पोजेस सेल वॉल, दे हैव ए लार्ज वैक्यूल एंड ए न्यूक्लियस। दूसरी तरफ हमने इन मोहतरमा के लिप्स से एक सेल लिया और उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड बिलीव मी दैट देयर इज नो कंपैरिजन। एनिमल सेल इज स्फेरिकल, देयर इज नो सेल वॉल। अब वैसे ही इंसानी सेल डेलिकेट, नर्मो नाजुक होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। तो हमें समझ आई कि जो साइंटिफिक मेथड होता है इट डिपेंड अपॉन सम एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। हम एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के बगैर कभी भी किसी चीज को नहीं मानते। हम तजर्बात की रूह से चीजों को देखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड और बियोलॉजिकल मेथड इज ए साइंटिफिक इंक्वायरी, जहां पे हम तजर्बात करते हैं, जिनको हम देखते हैं और आगे लेकर चलते हैं। Why we apply biological method? Actually, we apply biological method to solve some biological problems. हमने कुछ biological problems को solve करना हो तो हम biological method का इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल हमारे यहाँ आया कि व्हाट इज द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, है क्या। मसलन आपकी क्लासरूम में लाइट ऑफ हो जाती है, इट इज नॉट ए बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। या कोई आपका दोस्त बैठे हुए आपके कान को थोड़ा सा खींचता है, इट इज नॉट ए बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, और आप बदले में उसको एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं, सो इट इज दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई डिजीज हो, कोई मलफंक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ-अ-डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम ए पेंडेमिक कॉल्ड एज कोविड-19। कोरोना से हम नबरदाश्तमा हैं, तो ये एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये मलेरिया ज़माने कदीम में एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड कि दिस प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या वो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। टू सॉल्व ए बियोलॉजिकल प्रॉब्लम वी हैव सेट मेथोडोलॉजी।
There is a set methodology to solve a biological problem. It starts with observation, data collection, hypothesis, experiments, theory, and scientific law. We start with the observations. Observations are made by the help of 5 senses. हम 5 सेंसेस की बुनियाद पर, खास खमसा अगर हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करें तो 5 सेंसेस की बुनियाद पर हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। वो 5 सेंसेस क्या हैं? वो हमारे चेहरे पर मौजूद हैं। विजन है, देखने के लिए आंखें हैं, सूंघने के लिए नाक है, चखने के लिए जुबान है, सुनने के लिए कान है, और लम्स को महसूस करने के लिए हमारे पास स्किन मौजूद है। ऑब्जर्वेशंस, जब हमारे ये ऑब्जर्वेशंस जो 5 सेंसेस हैं, ऐसा कतई नहीं होता कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और वो आपकी कमर पर अपना कान रख कर कहें कि बेटा खांसी, वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पैथोलॉजिकल लैब में आपको बिठा लिया जाए, वो बेटा वहां पे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे हमारे 5 सेंसेस हमें जवाब दे जाते हैं, वहां पर हम गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल करें। और ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं। वन आर कॉल्ड क्वालिटेटिव and other are called quantitative. Qualitative and quantitative observations. क्वांटिटी से मुराद है मिकदार, और क्वालिटी से मुराद है हमारी कोई खासियत। So always quantitative observations are far more better than qualitative observations, क्योंकि हम quantitative observations को रिकॉर्ड कर सकते हैं in the form of graphs, in the form of data. So it is far more better. After observation and data collection, we are going toward hypothesis. I am always confused about the spelling of hypothesis. Either it is SIS or SES. तो बेटा ये दोनों के दोनों ठीक हैं। SES वाला जो है वो जमा का सीगा है और दूसरा सिंगुलर। हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है। ये कौन सी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है? जो हमने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं से खाएं कि हमारे पास एक ग्रीन एप्पल है जो हार्ड है, हमने उसे चखा तो वो जो है हल्का सा सोर या खट्टा महसूस हुआ। इट इज आवर ऑब्जर्वेशन। उसकी बुनियाद पर हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ऑल ग्रीन एप्पल्स, या हम इसको थोड़ा बेहतर कर लें, ऑल ग्रीन एंड हार्ड एप्पल्स आर सोर। तो ये हाइपोथेसिस है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया के कई इलाकों में सब सेब भी मीठे होते हैं। सो इट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम 2 तरीके से बनाते हैं। वन इज अ डिडक्टिव रीजनिंग एंड अदर इज इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग से मुराद है कोई मंतकी या अकल पर मोहित, अकल दानिश पर मोहित कोई काम। सो देर आर 2 टाइप ऑफ रीजनिंग। वन इज डिडक्टिव रीजनिंग, अदर इज इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में किसी बच्चे को प्यास लगी है, वो पानी पीता है। सारी क्लास को प्यास लगी हुई है, सब पानी पिएंगे। तो हमें समझ आ गई कि इंसानों को जब प्यास लगती है वो पानी पीते हैं। अब आपकी क्लास में एक बेटी बैठी हुई है जिनका नाम है हुमैरा। तो हम कहेंगे क्योंकि तमाम इंसानों को प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं, हुमैरा जो है एक इंसान है, उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगी। इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। इट मूव फ्रॉम सम जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा कहां से कहां मूव करती है? इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक साहब बैठे हुए हैं जी, उनका नाम है दानिश। हम कहते हैं कि दानिश को नींद आती है तो वो सो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन, मिस्टर दानिश। और बाकी जितने लोग हैं उनको भी नींद आएगी तो वो सो जाएंगे। इट इज इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लेकर चलते हैं, बियोलॉजी की बुनियाद पर।
हम कहते हैं कि सब्ज पौधों को जब धूप में रखा जाता है वो एक प्रोसेस करते हैं, आप सब फेमिलियर उस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हुए पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। तो एक पौधा अगर हमारे सामने है तो हम कहेंगे कि ये धूप में रखे जाने पर फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर हम इसको डार्क क्लोजेस्ट बिल्कुल घुप अंधेरे में रख दें तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी किडनीज कहाँ हैं, तो कुछ बच्चे इधर इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ इधर कर सकते हैं, लेकिन जवाब है कि वो हमारे डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ मौजूद है। हम हर इंसान को डाइसेक्ट करके उसकी किडनी नहीं दिखाएंगे। हम कहेंगे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन था, जो डेड बॉडी थी, हमें पता है कि उसके डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ, उसके वर्टिबल कॉलम के साथ किडनी है, तो ये किडनी की जगह है। इसलिए हम कहते हैं कि एक और रीजनिंग जो हमारे बड़े काम की है, इट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग। इस तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। इंट्यूशन है, बैठे बैठे कोई ख्याल आ गया। अब ये बैठे बैठे ख्याल बेटा आपको या मुझे नहीं आएगा, ये उन लोगों को आएगा जो कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं। एक्सीडेंटल हाइपोथेसिस आ जाते हैं, जैसे कि ऑल टाइम माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने बैक्टीरिया पाले हुए थे और उस बैक्टीरिया में एक फंगस गिरा। फंगस का नाम आज हम सबको मालूम है जी, पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे आने वाला एक केमिकल पेनिसिलिन ने सारे बैक्टीरिया किल कर दिए। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंटल हमारे पास एक डिस्कवरी हो गई और हम एंटीबायोटिक हासिल कर पाए। तो एक्सीडेंटल हाइपोथेसिस हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे कि तमाम अदियान जो 3 बड़े दीन हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, उनके यहाँ ये बात मानी जाती है कि आखिर में क़यामत के नज़दीक एक दज्जाल नाम का फितना आएगा। सो इट इज़ ए रिलीजियस हाइपोथेसिस। तो इस तरह से भी हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करते हैं, एनोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसकी बुनियाद पर भी हम कुछ हाइपोथेसिस बना लेते हैं। We start with the observation, then data collection, then hypothesis. Now come to the very important function. इट इज एक्सपेरिमेंट, तजर्बात करना। जैसे आइजक न्यूटन को लगा कि तमाम आज़ादाना गिरती हुई चीज़ें सेंटर ऑफ अर्थ में जाती हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? मैं इस मार्कर को ड्रॉप करता हूँ, इट मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मैं इस मार्कर के अलावा अगर किसी मोबाइल को फेंकता हूँ, मैं सेब को फेंकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को फेंकता हूँ, और अगर हम दुनिया पे हैं, ज़मीन पे, तो ये ज़रूर सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, हम तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मलेरिया के हवाले से हमें लगा कि गंदा पानी पीने से मलेरिया हो जाता है, तो गंदा पानी पीने के हवाले से फिर लोगों ने कहा कि अगर आप सबको याद हो तो मलेरिया 2 अल्फाज का मजमुआ, मादा एंड एरिया, गंदी हुआ। लोगों को गंदा पानी पिलाया गया। लोगों से मुराद वहां पर कुछ वॉलंटियर थे। जब उन्हें गंदा पानी पिलाया गया तो किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। तो जो हमारा हाइपोथेसिस था कि गंदी हवा में सांस लेने से मलेरिया होता है, वो गलत साबित हो गया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, बार बार तजर्बात किए जाते हैं, तो जहां पर तजर्बा ठीक हो जाता है तो साइंटिस्ट का एतमाद बढ़ता है। और इस तरह से जब हम रिगरस टेस्टिंग करते हैं, बार बार टेस्टिंग करते हैं, और कोई चीज़ सही होती चली जाती है, तो हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। थ्योरी क्या है बेटा? हमने बार बार तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, और अगर हमारा कहीं पर जाकर जो हाइपोथेसिस सही साबित हुआ तो फिर हम बहुत से तजर्बात करते हैं। इवन बहुत से लोग उसको गलत साबित करने के लिए भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि इन साइंटिस्ट ने या इन बायोलॉजिस्ट ने जो हल दिया है वो ठीक नहीं है, और एक क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है, एक तनकीदी जायजा स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारे सामने एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी कहाँ से आती है? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड ए थ्योरी। अब थ्योरी की भी हुसूसियात है। गुड थ्योरी क्या होती है? जो प्रोडक्टिव हो और प्रिडिक्टिव भी हो।
प्रोडक्टिव और प्रिडिक्टिव से क्या मुराद है? प्रोडक्टिव से मुराद है कि इस थ्योरी से नए थ्योरीज जन्म लें, और प्रिडिक्टिव से मुराद है कि ये थ्योरी आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में और भी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखती हो। मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ ले जाऊं अगर आपको। जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसमें कुछ गैप्स छोड़ दिए गए और उनके मतलब कहा गया कि ये एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए, आने वाले दिनों में डिस्कवर हो सकते हैं, इनके फिजिकल कैरेक्टर्स ये हैं, उनके केमिकल कैरेक्टर्स ये हैं। तो वी स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन हमने 5 सेंसेस से की, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन किया, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर हमारी थ्योरी बन गई। अगर ये थ्योरी हर दफा कामयाब हो और कभी भी गलत साबित ना हो तो बेटा एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। बायोलॉजिकल साइंसेज में लॉज कम हैं। वैसे मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली हैं, यानी कि इंसानों के हाथ में 5 उंगली होती हैं, लेकिन मैं इसको कानून नहीं बना सकता, साइंटिफिक लॉ नहीं बना सकता। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऋतिक रोशन इंसान नहीं है, उसकी एक छठी उंगली भी मौजूद है। तो हमें समझ आई कि बायोलॉजी में, क्योंकि लाइफ जो है ये इसकी अल्यूसिव नेचर है, ये चलती रहती है, मुतहर्रिक है, डायनामिक है, तो लॉज कम हैं। 2 कवानीन बड़े मशहूर आलमी बायोलॉजिस्ट ने पेश किए, नाम जिनका मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। वो जो 2 कवानीन है उसमें एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और तीसरा कानून 2 बायोलॉजिस्ट की मुश्तरका कोशिश है, हार्डे एंड वाइनबर्ग। हार्डे और वाइनबर्ग ने हमारे यहाँ एक कानून पेश किया जिसे हम हार्डे वाइनबर्ग थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हमने आज सीखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनमें कौन से स्टेप्स हैं, और ये जो स्टेप्स हैं या मेथड है ये सेट मेथडोलॉजी होता है। ऐसा नहीं होता पहले कोई कानून बना दे और बाद में उसका हाइपोथेसिस बनाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले टाइम में मजीद बायोलॉजी की चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।